हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है, मतलब कि जो सेकंड लास्ट चैप्टर रहेगा हमारी सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक हमने जितने चैप्टर पढ़े उनसे मतलब इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन भी है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग राजाओं की, अलग अलग वंश के राजाओं के बारे में और उनके कवियों के बारे में और बहुत सारे मतलब कुछ कुछ वर्ड भी ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी, बहुत सारे कवियों के बारे में। यहाँ तक कि ये भी जानने को मिलेंगी कि आर्यभट्ट जो थे, कालिदास जो थे, किन किन के दरबार में थे, किन किन राजाओं के दरबार में थे। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधे चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो ये जो कहानी है स्टार्टिंग में, इसमें तो वो दे रखा है कि जो लड़का है इसका नाम अरविंद है, इसको राजा बनने का मतलब रोल मिलता है नाटक में, लेकिन ये देखता है कि राजा राजा के जो बेसिक्स जो पहनने के और जो काम होते हैं उनके अलावा इसको वीणा भी बजानी होगी राजा के रूप में, मतलब वीणा बजाने वाला राजा इसका रोल करना होता है। तो ये सोचता है कि क्या ऐसा भी होता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा राजा ऐसा था। तो स्टार्टिंग में है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो समुद्रगुप्त के बारे में स्टार्ट कर रखा है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे और ये जो थे ये इनके बारे में एक लंबा अभिलेख जो क्या जिसको क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं, एक विशेष किस्म का अभिलेख है वो मिला है। वो जो किसने लिखा था, मतलब जो इनके दरबारी कवि थे, कवि हरिशेन, जो संस्कृत में मतलब इन्होंने वो लिखा था, जो एक ग्रंथ लिखा था, उसकी एक कविता जो किसके ऊपर मिली है, एक अभिलेख के ऊपर मिली है, एक लंबा अभिलेख जो करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। और ये एक मिला कहाँ पे है, ये अभिलेख मिला इलाहाबाद में, अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी वहाँ पे। तो इसमें मतलब बहुत से समुद्रगुप्त जो है तो ये जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ जो प्रशस्ति शब्द है उसका मतलब है प्रशंसा। तो जो प्रशस्ति शब्द है क्योंकि ये पहले भी लिखी गई थी, हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे उनके बारे में, उनकी प्रशस्ति के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति मिली वो हमें क्या बताती है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी ये हमें बताती है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती है कि कवि ने इसमें राजा, एक योद्धा, जीतने वाले राजा, विद्वान, उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। मतलब जो हरिशेन है उसने राजा के किन किन रूपों में, एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में और युद्ध जीतने वाला राजा, उसके अलावा विद्वान भी था और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में समुद्रगुप्त की प्रशंसा इस प्रशस्ति में की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। और प्रशस्ति जो है उसमें लंबे लंबे शब्दों में मतलब एक वाक्य लिखा गया है जिसमें कि उसको योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा हुआ है कि उनके शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों और लोहे की गदाओं, नुकीली जो तीरें हैं उनसे उन मतलब शरीर के ऊपर है ना जो सैकड़ों जो घाव बनने के बाद भी वे अत्यंत सुंदर दिखते हैं। मतलब समुद्रगुप्त के बारे में इस प्रशस्ति में ये एक कोट किया गया है, ये कविता जो हरिसेन के द्वारा। अब ये कुछ मतलब ये मुद्राएं हैं, मुद्राएं मिली हैं जो वीणा बजाते हुए, वीणा बजाने वाले राजा की मुद्राएं। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दर्शाया गया है, जैसे इस सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये जो मुद्राएं हैं उनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए शो किया गया है। और हमारा एक मैप दे रखा है, ये मैप इस नेक्स्ट में इसमें इस मैप के ऊपर, इस मैप में हमें जो विजय जहाँ जहाँ जिन जिन एरिया के जिन जिन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी उनके बारे में अलग अलग पॉइंट्स में बताया गया है। अब ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, 4 प्रकार से बताया गया है कि मानचित्र में जो हरे रंग के चित्र हैं वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने मतलब साम्राज्य में मिला दिया गया था। जो हरे रंग के जो बिंदु अभी हम मैप में देखते हैं, ये जो हरे रंग के जो ये हरे रंग जहाँ पे हो रखा है, इन क्षेत्रों में क्या है, ये आर्यावर्त के 9 राजाएं थे। 9 राजाओं को मतलब समुद्रगुप्त ने हराया था और इस क्षेत्र को क्या अपने अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये हरे रंग के बारे में समुद्रगुप्त की जीते। इसके अलावा जो दूसरा है वो दक्षिणापथ के 12 शासकों के बारे में, जो रेड डॉट हैं उनके बारे में बताया कि लाल बिंदुओं के बारे में दक्षिणापथ के 12 शासक थे।
मतलब इनको हराया था समुद्रगुप्त ने, और हराने के बाद ना इनको राज्य इनका वापसी दे दिया था कि आप दोबारा से उसमें शासन कर सकते हो उनके बिहेव के कारण। तो ये डोट हैं, ये दक्षिणापथ के 12 राजा हैं जिनको हराकर इनका राज्य समुद्रगुप्त ने लौटा दिया था। इसके अलावा जो तीसरा जो है वो पड़ोसी देशों की आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। पड़ोसी देशों के प्रति जो आंतरिक घेरा दर्शाया गया है उसमें असम आते हैं, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ शामिल हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उनकी उपस्थिति हुआ करती थी। मतलब ये पड़ोसी ये जो बैंगनी कलर से आप देख रहे हो, ये जो कलर है ये इसके पड़ोसी साम्राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे। तो यहाँ के राजा क्या थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी जो आज्ञा होती थी उनका पालन करते थे, मतलब दरबार में उपस्थित होते थे। ये जो थानेसर जैसे ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम जैसे क्षेत्रों के मतलब इनके पड़ोसी जो राज्य होते थे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट था वो तो बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, ये संभवतः कुषाण हो सकते थे और शक वंश के थे। जो श्रीलंका के कुछ शासक भी थे जो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। तो जो बाहरी इलाके के राजा जिनको ये देखो इधर कुषाण और शक होते थे, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में भी हैं, इसके अलावा श्रीलंका में भी हैं, जो जिन्होंने क्या किया, इन्होंने समुद्रगुप्त के अंडर रह के मतलब वो अपनी पुत्रियों की जो विवाह है वो जो समुद्रगुप्त से करा दिया गया था। तो ये समुद्रगुप्त के जो राज्य है उनके बारे में हमने ये इस मैप में दर्शाया गया। और किस आधार पर दर्शाया गया है, ये जो प्रशस्ति मिली है अरिसेन के द्वारा लिखी गई उसको एक मैप के दर से शो ऑफ करने की कोशिश की गई है। अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक इसमें आता है वो होता है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ का मतलब वंशों के बारे में भी उस प्रशस्ति में बताया गया है। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह जो प्रशस्ति है जो अरिसेन के द्वारा लिखी गई समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के प्रपितामह मतलब परदादा, पितामह यानी जो दादा हैं, और उनकी माता पिता के बारे में बताती हैं। इनकी माँ, समुद्रगुप्त की बात चल रही है यहाँ पे, समुद्रगुप्त की इनकी माँ थी कुमार देवी जो लिच्छवी गण की थी, और पिता जो थे चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक इनके पिता थे, और जिन्होंने क्या महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज इंपॉर्टेंट की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त जो कि पहले शासक थे गुप्त वंश के, जिन्होंने गुप्त वंश के पहले शासक थे, और इनकी माँ थी कुमार देवी जो लिच्छवी गण की थी, जो कि समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। उनके दादा परदादा को महाराजा के रूप में उल्लेख है। उनसे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे समुद्रगुप्त जो द्वितीय है उसका भी इस प्रशस्ति में मतलब पता चलता है, उसके बारे में भी लिखा गया है। उनके बारे में अभिलेखों से सिक्कों से पता चलता है कि ये जो समुद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने पश्चिम में भारत के पश्चिमी पार्ट में भी अभियान किए, और जो अंतिम जो शासक थे उनको परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि जो दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें बोला था कि ये आर्यभट्ट के बारे में, तो जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हम आर्यभट्ट को किस लिए पहचानते हैं, मतलब एक मेन जो रीज़न होता है कि तो जो आर्यभट्ट जो हैं खगोल शास्त्री, उनको हम किस लिए पहचानते हैं, मतलब किस नाम से सबसे ज़्यादा पहचानते हैं, किस वजह से, तो आपको कमेंट सेक्शन बताना है। और यही कालिदास जो कवि है जिनके अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में लिखा था, बहुत सारी रचनाएं की थी, वो भी समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो ये जो कालिदास और आर्यभट्ट थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों एवं सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों की जीवनी का भी पता चलता है। एक राजा थे हर्षवर्धन, कहाँ के थे ये, हरियाणा के जो थानेश्वर है वहाँ के ये राजा जो करीब 1400 साल पहले थे। और इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट, और इन्होंने संस्कृत में जीवनी लिखी है, मतलब एक हर्षचरित। इनके जो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखा है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसमें हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा गया है, और उनकी वंशावली को भी मतलब वंशावली के बारे में भी लिखा गया है। राजा बनने तक का वर्णन, जो चीनी यात्री xuanzang है जिनके बारे में हमने नेक्स्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे थे। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि जो हर्षवर्धन, ये जो xuanzang है जो चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था, तो यहाँ से उसका आंसर मिल रहा है कि
हर्ष के दरबार में रहा था ये लंबे समय तक यहाँ, और इसने देखा था बहुत कुछ यहाँ रह के, और उसके बारे में वर्णन किया था। हर्ष के पिता ने सबसे बड़े बेटे नहीं थे, मतलब हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उनके पिता और बड़े उनके भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। मतलब कि ये सबसे बड़े नहीं थे, सबसे बड़े की और इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये थानेसर के राजा बनते, जो हरियाणा का थानेसर है उसमें। और चूँकि पहले जो कन्नौज के शासक थे ना, इनके बहनों ही थे, लेकिन बंगाल के शासक ने क्या किया, उनको मार डाला। तो फिर क्या किया, कन्नौज पर इन्होंने कब्जा कर लिया और बंगाल के शासक पर भी आक्रमण किया। यहाँ पर मगध और बंगाल को जीतकर वे पूर्व मतलब मगध की साइड में और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे आने की कोशिश की थी। तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोका। तो हमें ये जो हर्षवर्धन के बारे में है कि इन्होंने पूर्व में ज़्यादा सफलता मिली थी, और जैसे नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, इन्होंने नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे पुलकेशन जो द्वितीय है चालुक्य राजा, उन्होंने इसको रोक दिया था। अब हम पल्लव जो दक्षिण के शासक हैं उनकी प्रशस्तियों के बारे में, जैसे पल्लव के बारे में, चालुक्यों के बारे में, और पुलकेशन द्वितीय जो प्रसिद्ध राजा थे चालुक्यों के, उनकी प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो काल था जो लगभग 1400-1500 साल पहले, तो पल्लव एवं चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। चूँकि पल्लव और जो चालुक्य थे इनको फिर राष्ट्रकूटों ने, आगे चल के राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने इनकी जो शक्ति विस्तार हो रखा था उनको उन्होंने रोका था, कि उन्होंने राष्ट्रकूटों, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पल्लवों की उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास था। कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ये पल्लवों के बारे में है। जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा एवं तुंगभद्रा, जो दक्षिण में कृष्णा की जो सहायक नदी तुंगभद्रा है उसके एरिया में, मतलब उनके बीच में था जो चालुक्यों का राज्य था, और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, और कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी जो है उसके आसपास पल्लवों का राज्य था। चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था जो धीरे धीरे क्या हो गया, धार्मिक केंद्र में बन गया। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। पल्लव एवं चालुक्य क्या करते थे, अब ये एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण, चूँकि पड़ोसी थे तो पड़ोसियों में तो आज भी नहीं बनती, ये तो उस टाइम की बात, राज्य की बात है। आजकल तो पल्लव एवं चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को टारगेट करते थे, ये एक दूसरे की राजधानियों को टारगेट करते थे। अब चालुक्यों में जो पुलकेशन द्वितीय थे वो फेमस राजा थे, फेमस मतलब सबसे प्रसिद्ध राजा थे, और इनके जो दरबारी कवि थे वो थे रवि कीर्ति इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने इनके बारे में जो प्रशस्ति लिखी थी। वो चूँकि हमने हरिसेन के बारे में पढ़ा, बाण भट्ट के बारे में पढ़ा, अब जो रवि कीर्ति है वो पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि हैं, और जिन्होंने पुलकेशन द्वितीय चालुक्यों के बारे में लिखा, पुलकेशन द्वितीय के बारे में बता। चूँकि पुलकेशन द्वितीय को ये जो राज्य था ये खास मतलब इनके चाचा से इनको ये राज्य मिला था, और ये इनकी जो प्रशस्ति थी रवि कीर्ति द्वारा जो प्रशस्ति लिखी गई थी उसमें जो पुलकेशन द्वितीय उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया था। रवि कीर्ति के अनुसार क्या बताया गया है कि उन्होंने पूर्व से पश्चिम की ओर समुद्र तटीय, मतलब पूर्व में भी और पश्चिम में भी समुद्र तटों पर अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त मतलब हर्ष को भी रोका था। जो हर्षवर्धन है, हमने ऊपर भी देखा था कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार जब उन्होंने की थी तो उनको रोका किसने था, पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। क्योंकि इस प्रशस्ति में, रवि कीर्ति में, इसमें कहा गया है कि हर्ष का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। और कवि क्या कहता है कि जब इसने पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को रोका था तो पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा, मतलब उनका आनंद नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया था, और कांचीपुरम की दीवार के पीछे जिन्होंने, मतलब जो पल्लव का राजा था उसने कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। क्योंकि ये इनकी जो पल्लवों की जो विजय थी ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल हो चुके थे। पल्लव और चालुक्य लड़ के मतलब आपस में ये दोनों दुर्बल हो चुके थे। देन जो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इनको समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट और चोल वंश जो थे उन्होंने पल्लवों को और चालुक्यों को समाप्त कर दिया था, जिसको तो मतलब हम नेक्स्ट क्लास की जो हिस्ट्री की बुक होंगे उसमें पढ़ने वाले हैं पल्लवों के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में। तो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, चालुक्य जो थे मतलब दक्षिण के चालुक्य, इन पल्लवों का प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में हम जानेंगे आगे। पहले की राज्यों की तरह इन राज्यों में भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। क्योंकि टैक्स की बात की जाए तो जो भूमि पर जो कर होता है ना
भूमि का, कृषि का, वो चूँकि इन क्षेत्रों में भूमि पर कर सबसे महत्वपूर्ण था। जो प्राथमिक इकाई होती थी, चूँकि आज भी जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव है, तो इस टाइम पे भी जो प्रशासनिक इकाई थी प्राथमिक क्षेत्र की वो गांव होते थे। धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य शक्ति रखने वाले राज्यों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। इन्होंने कुछ 4 मुख्य काम किए थे, 3 मुख्य काम किए थे। 3 मुख्य काम मतलब अधिकारी वगैरह इनसे संबंधित 3 मुख्य कदम उठाए थे ताकि राज्य में इनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सैन्य शक्ति जुटाने में मदद हो सके। तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद, जो इनको अनुवांशिक बना दिया था कुछ पदों को। अनुवांशिक का मतलब जैसे पिताजी है, पिताजी इस पद पे है तो उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे तो अनुवांशिक पद बना दिए थे। जैसे जो दरबारी कवि हरिसेन थे ना, इनके पिता महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो वर्ड है ना, जो वर्ड है जो सीधे पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो भी हमें ध्यान रखने हैं। जो महादंड नायक कौन होता था? मुख्य न्यायाधिकारी थे। तो हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक थे अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। वहीं कभी कभी एक ही व्यक्ति को एक से ज़्यादा पदों पर भी कार्य करना होता है। जैसे हरिसेन, अब उनके पिता के बाद हरिसेन महादंड नायक बने। इसके साथ साथ उन्होंने कुमारामात्य, एक वर्ड और आ गया। कुमारामात्य का मतलब क्या होता है? एक महत्वपूर्ण मंत्री। ये भी एक महत्वपूर्ण मंत्री का ही पद है। इसके साथ एक संधि विग्रहक इसका ये क्या करता था? युद्ध एवं शांति के विषयों का एक मंत्री था। युद्ध से रिलेटेड एवं शांति रखने से रिलेटेड एक जो संधि विग्राहक ये मंत्री की पद था। इसके ऊपर भी हरिसेन मतलब एक से ज़्यादा पदों पर वो काम कर रहे थे। मतलब हरिसेन जो थे महादंड नायक, कुमारामात्य के पद पर, संधि विग्रह के पद पर। इसके अलावा संभवतः वहाँ के नगरीय प्रशासन के मुख्य व्यक्तियों का बहुत बड़ा बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी, यानी नगर श्रेष्ठी को क्या बोलते थे? मुख्य बैंकर या जो शहर का व्यापारी होता था उसको नगर श्रेष्ठी के नाम से। और सार्थवाह किसको बोलते थे? व्यापारियों के काफिले का जो नेता, एक व्यापारी संघ बना लेते, जो काफिला होता था या व्यापारियों का, उनके नेता को बोलता था सार्थवाह। एवं जो प्रथम कुलिक कौन होते थे? मुख्य शिल्पकार होते थे, या कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे, जो मुख्य शिल्पकार। और कायस्थ को किसको बोलते थे? जो लिपिक हैं और उनमें जो प्रधान होता था उसको कायस्थ को। मतलब ये प्रमुख पदों के नाम थे जो इन प्रशासन चलाने के लिए और इनका समर्थन लेने के लिए उस टाइम पे राजा लोग करते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली भी होती थी। इस समय के साथ साथ कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली, मतलब कि ये जो पद पे थे धीरे धीरे इतने शक्तिशाली भी हो गए कुछ, जिन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी, मतलब खुद का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। राजा की अवहेलना करते हुए खुद की डायनेस्टी, खुद का मतलब राज्य घोषित कर दिया, स्वतंत्र। सेनाएं कैसी होती थी? सेना, चूँकि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह संगठित सेना रखते थे, मतलब हाथी रथ हो गए, सेना में घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, कुछ सेना नायक होते थे जैसे सेनापति वगैरह। तो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में क्या दे दी जाती थी? कुछ भूमि दान दे दिया जाता था। मतलब कुछ सेना नायक होते थे जिनकी खुद की सेना होती थी, इनको राजा क्या था? भूमि दान दे देता था। अब भूमि दान देता था तो ये बदले में क्या करते थे? बदले में ये कभी जब राजा को नीड होती थी सेना की, तो ये उनको सैन्य सहायता दे देते थे। और जो भूमि इनको दी जाती थी उससे कर वसूल लेते थे और उन सेना की और उनके घोड़ों की देखभाल करते थे। जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य में, तो वो भी कहीं ना कहीं से थोड़ी रिलेट करती है। तो साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, जो कर वसूलते थे उससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह इन व्यक्तियों को क्या बोला जाता था? इन जो सेना नायक होते इनको सामंत कहलाते थे। सामंत बोला जाता था, राजा के सामंत। और जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब ये सामंत, वही हमने ऊपर भी देखा था कि कभी कभी इनकी शक्ति ज़्यादा हो जाए, राजा की कमजोरी अगर इनको पता चल जाए राजा कमजोर है, तो इन्होंने खुद का भी स्वतंत्र राज्य बना देना होता था। यहाँ तक कि जब इनके मतलब ऐसा लगे कि अब राजा कमज़ोर है तो ये खुद की स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देते थे। दक्षिण में मतलब सभाएं भी होती थी, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, जो एक सभा किसको बोलते थे? मतलब स्थानीय सभाओं की चर्चा होती थी पल्लवों के अभिलेखों में, कई स्थानीय सभाओं की। वह इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी। जो ब्राह्मण और जो भूमि के स्वामी के जो संगठन थे उनको क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। और ये काम कैसे करते थे? ये सभाएं उप समितियों के जरिए काम करते थे, जिसकी सिंचाई के लिए अलग, खेती बाड़ी के जुड़े हुए विभिन्न काम हो गए, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम हो गया। तो जिन इलाकों में ये भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे
वहाँ उर नामक मतलब एक एरिया होता था जिसमें ये रहते थे। कौन? ये ब्राह्मण होते थे, जो भूस्वामी होते थे और ब्राह्मण होते थे, जो सभाओं जो जो इनके संगठन को सभा बोलते थे, उप समितियों के माध्यम से काम करते थे। और जिन क्षेत्रों में नहीं होते थे ना, ये नहीं होते थे, मतलब सभा नहीं होती थी, वहाँ उर होते थे। उर नामक सभा होती, ग्राम सभा होने की बात कही गई है। लेकिन पल्लवों के अभिलेख की बात चल रही है, पल्लवों के अभिलेख की। नगरम, नगरम क्या होता था? नगरम होता था व्यापारियों का एक संगठन था, जो संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों के व्यापारियों का नियंत्रण होता था। नगरम के बारे में इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं सब शताब्दियों तक काम करती रही। मतलब ये सभाएं कई सालों तक, कई 100 वर्षों तक चलती रही। उस जमाने में आम लोग मतलब कि जनसाधारण की थोड़ी झलक तो हमें मतलब जो पहले के स्रोत हैं, जो नाटक वगैरह हैं, उनमें देखने को मिलती है। लेकिन जो कालिदास थे, चूँकि कालिदास को भी हमने देखा था कि समुद्रगुप्त जो है उनके दरबार में थे, तो इनका जो एक प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम, जो राजा दुष्यंत नामक और उनकी जो शकुंतला उनकी पत्नी थी, उनकी शकुंतला नाम की एक युवती, उनके बीच में जो प्रेम कहानी है, उनका एक नाटक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो इन्होंने इन नाटकों में क्या बताया? इनके नाटकों में बताया गया कि जो ब्राह्मण लोग और जो राजा लोग थे ना, वो संस्कृत बोलते थे, जबकि जो आम लोग होते थे, जो अन्य लोग होते, प्रजा वगैरह और महिलाएं, ये प्राकृत भाषाएं बोलते हुए दिखाए गए हैं। किसकी बात चल रही है? ये कालिदास के नाटकों में बताया गया है कि कैसे लोग भाषा के आधार पर भी बटे हुए थे। तो एक कहानी बताई गई है अभिज्ञान शकुंतलम की, कि एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। तो मतलब मछुआरे को अंगूठी किसकी मिलती है कि चूँकि जो एक अंगूठी होती है, जो राजा अपनी प्रेमिका जो शकुंतला है उसको भेंट करते हैं, जो दुर्घटनावश किसी समुद्र में गिर जाती है, वो जो मछली निगल लेती है, जब मछुआरा मछली पकड़ता है तो उसको अंगूठी मिल जाती है, उसको राजमहल में लेके पहुंचता है। तो द्वारपाल, जो द्वार पर मिलने वाले द्वारपाल है, उसको चोरी का आरोप लगाते हैं और उसको मतलब बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, और पुलिस अधिकारी उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं। लेकिन जब राजा को अंगूठी मिलती है तो वे खुश हो जाते हैं और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देते हैं। लेकिन फिर भी जो द्वारपाल हो गए, जो पुलिस लोग वाले थे, वे इस जो इनाम मिली है उसका कुछ हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं। किससे? उस जो व्यापारी, वो जो मछुआरा है उससे। चूँकि इसके काल में, इसी टाइम पे जो चीनी तीर्थयात्री था फासियन, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में देखे थे, जो कि बौद्ध शिक्षा लेने के लिए आया था। चीनी तीर्थयात्री जो फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति में, अछूत, जिनको अछूत बोला जाता था ना, उनके बारे में फासियन ने कुछ लिखा है। कुछ क्या लिखा है कि मतलब ये जो अछूत बोला जाता था किन ऊंचे लोगों में, शक्तिशाली लोगों के द्वारा, अगर ये शहर या बाजार के भीतर इनको आना होता था ना, तो ये पहले से सभी को आगाह करते थे। मतलब एक लकड़ी लेके चलते थे और उस लकड़ी के जो टुकड़ा है, जो लकड़ी जो है ले रखे हैं, उसके चोट करते थे किस पे? धरती पे, ताकि जो वॉइस होते इससे समझ सके, जो भी आसपास के जो भी ऊंचे में शक्तिशाली लोग थे वे समझ सके, इनकी आवाज़ सुनकर सतर्क होकर वे इनसे, ये तो इनको छुए ना और इनके संपर्क से बचे। तो इसके बारे में किसने लिखा है? अछूतों के बारे में एक चीनी तीर्थयात्री फासियन के बारे में। वहीं जो बाण भट्ट है, चूँकि बाण भट्ट जो है उसने भी मतलब बाण भट्ट जो थे उसने भी एक अभियान में राजा की सेना के बारे में सजीव चित्रण किया है। बाण भट्ट ने जब राजा की सेना के बारे में क्या चित्रण किया कि जब राजा की सेना कहीं यात्रा पर निकलता था तो राजा तो उसके साथ जो सामान लेकर साथ चलता था, मतलब सभी प्रकार के रोज़मर्रा के बर्तन वगैरह साथ जाते थे, खाने पीने के सामानों में बकरी, हिरण, खरगोश, मतलब सब्जी अगर, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें शामिल होती थी। इसके अलावा वो जो किस पे ठेले गाड़ियों पर, ऊँट गाड़ियों पर, उन जानवरों की पीठों पर लाद कर ले जाए जाते थे राजा के साथ में। तो राजा का जो काफिला जाता था उसमें और क्या क्या साथ जाते थे? उसमें एक विशाल सेना तो जाती ही थी राजा के साथ में जो संगीतकार, नगाड़े और बिगुल, तुरही बजाने वाले लोग भी साथ चलते थे। अब रास्ते में जो भी गांव पड़ता था, मान लीजिए रास्ते में जो भी गांव पड़ता था, वे क्या करते थे? इन राजाओं का सत्कार करते थे, स्वागत करते थे, फूलों का उपहार देते थे, गुड़ दही देते थे। वो जो अश्व वगैरह जो मतलब पशु जो उनके साथ थे, और उनको चारा भी देते थे। क्योंकि अब जब ये जिस भी गांव से ये सेना निकल जाती थी, उस गांव का ये बुरा हाल कर जाते थे। मतलब गांव के वाले झोंपड़ियाँ वगैरह है ना, उनको हाथी वगैरह कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले में जो बैल वगैरह थे, वो इनका जो शोर शराबा देख के, हलचल देख के भाग खड़े उठते थे। ये बाण भट्ट लिखते हैं, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा। बाण भट्ट ये लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब राजा की सेना गुजरती थी। तो ये तो था चैप्टर
क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे पोइट किंग्स के बारे में और उनके जो दरबारी कवि थे उनके बारे में जाना है। और चूँकि जो अब अन्यत्र जो होता है हर चैप्टर में एक बाहर मतलब भारत से बाहर की कुछ बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें, वो दिया। अन्यत्र आज जो इसमें इस चैप्टर में जो अन्यत्र दिया है वो अरब के बारे में दिया है। अरब के बारे में, जो अरब क्या था, एक मरुभूमि होने के बावजूद भी ये यातायात का एक बड़ा केंद्र था। सदियों से अरब यातायात का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से जो अरब के व्यापारी आते थे उन नाविक को, जो नाविक मतलब जो समुद्र के रास्ते आते थे, वो इन्होंने मध्य भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अरब यात्रियों। और इन घुमक्कड़ कबीले होते थे इनको, जिनको क्या बोलते थे, एक वर्ड है यहाँ पर बेदुइन, ये बेदुइन थे जो क्या थे, घुमक्कड़ कबीले होते थे, ऊँटों पर आश्रित होते थे। क्योंकि ऊँट क्या एक मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है लंबे समय तक। तो लगभग चूँकि इनसे इस क्षेत्र में लगभग 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने इस्लाम धर्म नाम के एक धर्म की शुरुआत की थी। जो इस्लाम मुसलमानों का जो इस्लाम धर्म है उसके इस्लाम नामक जो धर्म है उसका पैगंबर मोहम्मद ने जो शुरुआत की थी 1400 साल पहले की थी। क्योंकि ईसाई धर्म की तरह ही जो इस्लाम धर्म है ना, उसमें अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है, उसके बाद सभी को सम्मान माना गया है। जहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान, जैसे भारत का जो पवित्र जो ग्रंथ है वो गीता को माना जाता है, उसी तरह यहाँ कुरान को माना जाता है इस्लाम धर्म का। तो यहाँ पे वो कुछ बताया गया है कि किन किन मतलब अल्लाह जो थे इनके पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म में मतलब ये बताया गया है कि अल्लाह जो है किन किन लोगों को क्षमा करते थे, किन किन लोगों को पुरस्कार देते थे, वो यहाँ बताया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अगले 100 वर्षों तक, 1400 से अगले 100 वर्षों तक इस्लाम कहाँ कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में फैल चुका था, स्पेन में, ईरान में और भारत में भी फैल चुका था। अरब नाविक इस महाद्वीप की तटीय बस्तियों में पहले से परिचित थे, अरब के यात्री, और अब उनके साथ अब अपने साथ वे एक नए धर्म को भी लाते थे। अरब के सिपाही करीब 1300 साल पहले मतलब सिंध पर, आज के जो पाकिस्तान को, इन्होंने कब्जा कर लिया था अरब के सिपाहियों ने। और इस्लाम धर्म के बारे में बताया कि कैसे कैसे इस्लाम धर्म फैला था। तो कुछ डेट वगैरह है जो इम्पोर्टेंट, जो गुप्त वंश की शुरुआत हो 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले। तो ये चैप्टर था और चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट, हमने बहुत सारी चीज़ें इसकी ईच एंड एवरी डायमेंशन हमने इसमें कवर किए हैं। जो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, हर्ष के बाण भट्ट थे, और कालिदास और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इसके अलावा हमने ये गुप्त वंश के शासकों के अलावा बहुत सारे शासकों के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट की। तो आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मतलब 6th क्लास का जो लास्ट वीडियो हिस्ट्री का, तो उसमें मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।